नमस्कार स्टूडेंट मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। हाँ, आज हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, ये चैप्टर क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखें। ये वीडियो लेक्चर हमने बहुत इजी तरीके से आपके लिए बनाया है और इसमें सारे के सारे जो मेथड्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ये सारा का सारा हमने बहुत आसान तरीके से में बताया है। स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए कंबाइंड बना रहे हैं, तो आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट है, अगर कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। स्टूडेंट, हमारे चैनल को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो क्या है। स्टूडेंट, क्लास 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है बेस्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्स और बाय एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपन करते क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताते हैं, जिससे आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोग आजकल गूगल मैप्स का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप किसी की लोकेशन को सर्च करने के लिए गूगल मैप पर जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ जो उसका बेस कंसेप्ट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको पता करनी है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, उनको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और दोनों जो एक्सिस हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं हम, और बाय कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हमेशा हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को एक पॉइंट के फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो उसको हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। यानी कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्टूडेंट, सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, और जो वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट का मतलब जो है स्टूडेंट, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों को जब कंबाइंडली ड्रॉ करते हैं और दोनों एक्सिस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ग्राफ, तो हम ग्राफ ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ग्राफ को हम इस तरीके से शो करते हैं। ये आपको पहले से भी पता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। जैसे हमने दोनों एक्सेस को प्लॉट किया तो आपको ये जो पूरा प्लेन है, ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। 4 सेक्शन में सबसे पहला जो है ना सेक्शन, उसको हम क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग करते चले जाएंगे तो हमको क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मिल जाते हैं, ठीक है। और दोनों एक्सेस एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास हैं। अब यहाँ पर हमको दो पॉइंट अगर एक्सिस पर गिवन है तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस ए बी, यानी कि ए और बी दो पॉइंट है और ये बाई एक्सिस पर है, तो डिस्टेंस बहुत आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने लिखा है ए बी इक्वल टू 6 माइनस 2, और -2 को हमने फिर माइनस का लिखा है ब्रैकेट में, तो इक्वल टू 8 यूनिट हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ए से बी, तो ए से 0 यानी कि ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है पहले तो वो ले लो आप, ठीक है, तो 6 यूनिट हो गई आपकी। उसके बाद अब ओरिजिन के बाद आप जब बी तक जा रहे हो ना, तो बी तक जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये बाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पार्ट शुरू हो गया, तो वहाँ पर हम उसको -2 लिख रहे हैं इसीलिए, ठीक है, तो इसलिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि आपको डिफरेंस लेना है। इसी प्रकार से जब हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो जो पॉइंट हमारा डी सी है, ठीक है, डी से सी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे +4, ठीक है, उसके बाद जब हम माइनस में जाएंगे तो उसको लिखेंगे -8। इस प्रकार से वो कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। स्टूडेंट, अभी हमने एक्सेस पर डिस्टेंस फाइंड कर ली, बट अब हमको कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट अगर गिवन है तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि मान लो टू पॉइंट्स किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी हैं तो उनकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर पी और क्यू, ठीक है, दो पॉइंट ले लिए हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। स्टूडेंट, हमने दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमने क्यू के लिए हमने y1 y2, क्यू के लिए कर दिया हमने y2 और पी के लिए कर दिया y1, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस पर हमने दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए, x1 x2। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है पी क्यू और टी, ठीक है। टी यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पर टी नहीं लिखा है, बट आप टी कंसीडर करें तो पी क्यू टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y2 - y1, क्योंकि ये हमारा बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना, तो y2 - y1 हो गया। और एक्स एक्सिस पर आ रहा है हमारा, ठीक है, pt x2 - x1। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर दिया आपने, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। टी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हमने, कर नहीं पाए, तो आपको टी कंसीडर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पी क्यू की वैल्यू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गई है। अब हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ जाता ना कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस आप ओरिजिन से फाइंड करो, ठीक है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, और जो पॉइंट आपको गिवन है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो आपको जो फॉर्मूला अभी हमने, ठीक है, अभी डिस्क्राइब किया था, ठीक है, उसी का यूज़ कर लेना है। तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो, दूसरे को आप x2 y2 आप पुट कर दीजिए। तो OP बराबर क्या हो गया, 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - y का होल स्क्वायर, और ये फाइनल आ गया OP इक्वल टू √x² प्लस y²। अब स्टूडेंट इसमें दूसरा जो है हमारा फॉर्मूला वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमें ये बताता है कि कोई लाइन सेगमेंट अगर गिवन है, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट के द्वारा अगर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो दो पार्ट्स जो होंगे, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो उसका रेशियो हमने जैसे मान लिया यहाँ पर m1 m2 है, ठीक है, और जो डिवाइड करने वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसका, ठीक है, कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई हमने ले लिया, और जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट हैं, ठीक है, वो x1 y1 x2 y2 है। तो इस प्रकार से x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम जो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले जो पॉइंट आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है, फाइंड रेशियो गिवन द पॉइंट्स, यानी कि आपको अब रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अभी आपको क्या किया था, लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया और डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आपको क्वेश्चन है ना रिवर्स में दे दिया, यानी कि अब आपको ये बताना है कि वो लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है।
और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो गिवन है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेना है और सबसे पहले आप रेशियो को एज्यूम कर लो k/1। ठीक है, अपन m1/m2 भी मान सकते हैं क्योंकि m1 m2 हमने कंसेप्ट में लिया हुआ है फॉर्मूले में, बट k/1 आप लेट करेंगे तो आपका जो है ना सॉल्यूशन है वो आसान हो जाता है, यानी कि कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, k/1 मान लेंगे तो उसमें m1 की जगह k रखेंगे, m2 की जगह पर 1 रखेंगे और x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट किसी की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, किसी एक की। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी तो kx2 + x1 अपॉन k+1 आ गया और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इस प्रकार से हमारे को k की वैल्यू निकल के आ गई, तो हमने रेशियो लिख दिया k/1 से, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। स्टूडेंट, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है और दोनों पॉइंट का जो रेशियो है, ठीक है, इक्वल है, तो जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई लाइन सेगमेंट अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स उसके जो डिवीजन है वो इक्वल है, और डिवीजन इक्वल है तो यानी कि वो पॉइंट है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू बराबर हो गई, तो m1 बराबर m2 जब पुट कर देंगे तो हमें फॉर्मूला निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट का, जिसमें x कोऑर्डिनेट हुआ x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट हुआ y1 + y2 अपॉन 2। अब हमने एक क्वेश्चन से ले लिया है यहाँ पर, तो आपको दिखाई दे रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। ठीक है, मिड पॉइंट दिया है pxy और लाइन दी है आपको x + y - 10 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 3, 4 और k6 का। तो फॉर्मूला अपने पास अभी था x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइन जो दी है x + y - 10 = 0, आप इसमें पुट कर दीजिए x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो आपको सॉल्व करके k की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो पूछते हैं। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी कि लाइन सेगमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइन सेगमेंट है इक्वल, उसके 3 पार्ट्स हमको करने हैं। ठीक है, ट्राई सेक्शन यानी 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो जो उसको डिवीजन करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट्स आपको 3 मिल रहे हैं, तो पॉइंट जो डिवाइड करने वाले हैं वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया जो पॉइंट है वो P और Q है। तो आपको कैसे करना है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपके पास सबसे पहले जो पॉइंट आएगा P, तो P के लिए जो रेशियो हो जाएगा m1 और m2 का, वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट 1 हो गया और बाकी का जो बचा पार्ट वो डबल हो गया, तो 1/2 आ गया। जब हम नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करेंगे Q की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा पहला जो पार्ट है, पहला सेक्शन है वो डबल हो गया, तो m1 2 हो गया और m2 कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया, तो 2/1 ले लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस केवल थोड़ा सा आपको समझना था कि यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू क्या लेनी है। एरिया, अब इसमें एरिया और कैलकुलेट करना है हमको, एरिया फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अभी हम जानते थे एरिया निकालने का जो फार्मूला था हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट था। ठीक है, और क्लास 9th में आपने हेरोन्स फार्मूला भी यूज किया है। ठीक है, उससे भी हम कैलकुलेट करते थे, साइड जब दी रहती थी, पेरीमीटर दिया रहता था। बट अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर ए बी सी, ठीक है, वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पर। ठीक है, ए इक्वल टू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट, कभी कभी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपको उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, क्योंकि एरिया है ना ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ओके, और स्क्वायर यूनिट में आपको लिख देना है। कोलिनियरिटी। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी? कोलिनियरिटी का जो मतलब है स्टूडेंट,
ये होता है जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और वो दो तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर है। तो वहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन है, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। एक पहला जो केस है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ए बी, बी सी और ए सी कैलकुलेट करने के बाद ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ऐसा अगर प्रूफ हो जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। दूसरा है, अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कर दिया, यानी कि आपने अभी जो फॉर्मूला हमने किया था, आप एरिया कैलकुलेट करिए, अगर वो जीरो आ जाता है तब भी हम क्या कह देंगे कि ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि जब एरिया जीरो हो गया इट मीन्स आपका ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हम कोलिनियरिटी के लिए दो कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन से ले लिया है, हमको चेक करना है, ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो आपने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। ठीक है, हमने कहा ना एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर लो या डिस्टेंस फार्मूला से कर दो, तो एरिया का फॉर्मूला ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो हमको जो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट मिल गया 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ रही है। तो एरिया की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है। तो हमने लिख दिया पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला हमने बता दिए, ऐसे इनके बेस पर क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरे जो क्वेश्चन और आते हैं आपके, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल दिया है या आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना होता है कि बताओ कि ये स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। तो जैसे स्क्वायर के लिए हमने लिखा है, स्क्वायर में क्या होता है, इट्स 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी 4 साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे और उसके डायगोनल भी इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है रोम्बस की। ठीक है, तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, बट रोम्बस रोम्बस और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, दोनों ही में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि वो रोम्बस है और स्क्वायर नहीं है तो क्या करना होगा, हमें चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देनी है और उसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि वो रोम्बस ही है, स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार से रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, बट अभी क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल में भी है, तो इस प्रकार से हम उसके डायगोनल भी कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि इट इज़ पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। ओके, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के लिए। तो ट्राइंगल में इस प्रकार से आएंगे आपके पास, प्रूफ करना है आपको कि वो स्केलिन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है एंड राइट एंगल है। तो सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल, तो स्केलिन ट्राइंगल के लिए आपको प्रूफ करना है अगर उसके तीनों साइड्स अगर इक्वल नहीं है यानी कि डिफरेंट है तो वो स्केलिन हो गया। आइसोसेलेस में आपको मालूम है 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होनी चाहिए, यानी कि एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फिर से एक प्रॉब्लम लिया है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और आपको पूछा इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ट्राइंगल का है। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल आपको, ठीक है, बना लेना है डायग्राम और वहाँ पर आपको एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, या तो ए सी ड्रॉ कर दो या बी डी कर दो। तो हमने यहाँ पर ए सी ड्रॉ कर दिया है। तो अब आपको क्या मिल गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। तो ट्राइंगल आपके पास हो गए, एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी और एक हो गया ए डी सी। तो अब हम दोनों के एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कैलकुलेट किया, 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इसका आ गया, ठीक है, 35/2 स्क्वायर यूनिट। इन दोनों को ऐड कर दिया
तो फाइनल आंसर हमको मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने लिया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेस। ठीक है, ए बी सी आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, बट हमको फोर्थ जो वर्टेक्स है वो नहीं पता, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मेन कंसेप्ट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बस आपको यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं तो आपको मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेना है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो डायगोनल होगा, डायगोनल ए सी और बी डी, ठीक है, दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। जब आपने दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट निकाल कर आपने पुट कर दिया इक्वल, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से इक्वल कर दीजिए, बाय कोऑर्डिनेट को बाय के इक्वल कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, फोर्थ जो वर्टेक्स है उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम बस ख़त्म करने वाले हैं और लास्ट में एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे फाइंड द एरिया। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चंस और ले लिया है। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब हमने नंबर्स नहीं लिए, ठीक है, ए बी सी के फॉर्म में दिया है, तो कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसी प्रकार से x1 y1 x2 y2 x3 y3 उनको लेट करके आप पुटअप कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एरिया निकल के आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो ये जीरो ही आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। अभी हमने आप बताया था आपको